हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलो ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। देखो, क्योंकि 1 घंटे में खत्म करना है हमें, तो थोड़ी सी वीडियो फास्ट रहेगी। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ बेटा, सबसे पहले एटॉमिक मास, तो ये होता है सिंपल मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम मतलब एक एटम का मास, एक एटम का मास। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट रहती है, एसआई यूनिट हो जाता है इसका एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है। व्हाट इज 1 एएमयू? तो 1 एएमयू आप देख लो, 1 एएमयू होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये एएमयू होता है। 1 एएमयू इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये चीज रहने वाली बेटा। इसके बाद देखो, ये जो 1 AMU जो होता है, इस 1 AMU की एक वैल्यू भी होती है। तो 1 AMU की वैल्यू क्या है वो देखो, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू होती है। मतलब अगर एक सिंगल एटम की मास की बात करेंगे तो उसको AMU में आप डिफाइन करोगे, लेकिन अगर बात करें कि अगर ग्राम में वैल्यू है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दो, हमें जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो शुरुआती एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम एंड कैल्शियम, जैसे ये स्टार्टिंग के जो है ना, ये 20 एलिमेंट्स है 1 से लेके 20 तक। तो इनके मास नंबर एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है। AMU भी लिख सकते हैं या फिर U, इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका मास नंबर लिखते हैं। जो देखो, जो इवन नंबर होता है उसका जस्ट डबल करना होता है और ऑड नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 करना होता है। इवन नंबर और उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे ये देखो इवन नंबर है तो हीलियम 2 नंबर पे तो इसका 4 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। ऐसे लिथियम 3 पे है तो ये ऑड नंबर पे हुआ। ऑड नंबर पे क्या करना है, देखो यहाँ पे इवन नंबर वाले पे और जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑड है, देखो ये है एटॉमिक नंबर। अगर बेटा एटॉमिक नंबर इवन है तो यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो मास नंबर के लिए, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 1 ऐड कर देना। तो बेसिकली आप सिंपल आसानी से ये निकाल सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं क्योंकि आपको इसकी PDF भी मिलेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा हिसाब से लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो ये 7 हो गया, दिस वन इज बेटा 7। और सिमिलरली अब फिर मैं आगे डायरेक्ट लिख देता हूँ। बोरोन 8 नंबर पे तो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14, 16 और 9 पे ये 19 हो गया। नियन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, ये आर्गन ये हो गया 39 और ये फिर से 40। AMU यूनिट रहने वाली वो तो सब में आपको सेम लगानी। क्लियर हो गया? तो दिस इज द बेटा एटॉमिक मास यूनिट। की मास ऑफ 1 एटम की बात करते हैं तो उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नाउ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले आप मॉलिक्यूल को जरा समझो। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि अगर देखो एटम आपस में कंबाइन करेंगे
तो एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम, तो ये आपका मॉलिक्यूल बनाएगा। एटम प्लस एटम क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन अगर सेम टाइप के एटम है तो इसको हम कहते हैं होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एटम अलग अलग टाइप के हैं तो इसको कहते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल। होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो होमो मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप के। एग्जांपल के तौर पे H2, O2, N2, ठीक है, ये सब हो गया। Cl2, Br2, ये सेम एलिमेंट, या ओजोन हो गया, या और भी बहुत सारे, फास्फोरस है। तो ये होमो मॉलिक्यूल है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। हेट्रो मॉलिक्यूल, इसमें अलग अलग एटम होंगे, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब एक्सेट्रा। तो आप देख पा रहे हो, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो सेम एटम है तो इसको होमो मॉलिक्यूल, और अलग अलग एटम है तो इसको हेट्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब होमो मॉलिक्यूल को आगे चल के हम सिंपली होमो मॉलिक्यूल को, जो होमो मॉलिक्यूल है और जो हेट्रो मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रखना बेटा, जो होमो मॉलिक्यूल है इसको तो हम मॉलिक्यूल ही कह देते हैं, इसको तो हम मॉलिक्यूल ही कह देते हैं। लेकिन हेट्रो मॉलिक्यूल का नाम हम बदल देते हैं और इसको हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये चीज है। तो हमारा टॉपिक क्या? हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ध्यान देना यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एटम नहीं बेटा, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल, चाहे वो होमो मॉलिक्यूल हो चाहे वो हेट्रो मॉलिक्यूल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक होना चाहिए। ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेट ऐसे करेंगे, एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मास, एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मास। एग्जांपल के तौर पे यहीं पे ले लेते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, जैसे फास्फोरस मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, इन सब का। अच्छा, इसकी भी ऐसा यूनिट AMU ही रहने वाली है। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन H2 का क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो H2 का कितना हो जाएगा? 2 AMU हो जाएगा। अभी भी ऐसा यूनिट AMU। ऑक्सीजन का देखो आप यहाँ पर कितना है? 16 है। 16 का डबल कितना होता है? 32 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 32 AMU। फास्फोरस, फास्फोरस का देखो कितना? 31 है। तो 31 को 4 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 124 AMU। वाटर, वाटर का देख लो, हाँ, हाइड्रोजन का 2 और फिर एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का देख लो वहां पर कितना होता है? 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, नाउ इट इज 44 AMU, राइट। ये हो गया कार्बन 12 प्लस में 4, तो ये हो गया 16 AMU, राइट बेटा। तो ये आपका है मॉलिक्यूलर मास। तो एक हो गया हमारा एटॉमिक मास और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर मास। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर मास। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर मास। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास। अब मोलर मास को समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझो कि एक मोल क्या होता है। ठीक है, एक मोल क्या होता है? तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये जो वैल्यू है ना बच्चे, ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को, एक सेकेंड, इस वैल्यू को हम लोग अवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दिस नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 1 मोल
इस नंबर के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब एक और चीज समझो, एक और चीज क्या समझो, 1 AMU बराबर 1 बाय NA होता है। 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 बाय NA होता है। तो ये चीज भी समझो। अब देखो ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इस चीज का काम है, इसको हम लिंक करेंगे ना यहाँ पे। ध्यान से देखो, यहां तक हमारा हो गया 1 मोल बराबर 6.022 इनटू, तो मोलर मास होता है क्या, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल चाहे होमो मॉलिक्यूल हो चाहे ये हेटेरो मॉलिक्यूल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूल होना चाहिए, राइट। चलिए, तो आपको एक चीज समझना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में सिर्फ यूनिट का फर्क है। यहां पर जो SI यूनिट है वो ग्राम पर मोल हो जाएगा, या फिर सिंपली आपको ग्राम भी आप लिख सकते हो, ग्राम पर मोल या ग्राम, क्योंकि एक मोल का ही तो मास निकाल रहे मोलर मास, तो ग्राम पर मोल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे बात करें कि मोलर मास H2 का बता दो, CO2 का बता दो, वाटर का बता दो, और अमोनिया का बता दो, या फिर मीथेन का बता दो, तो ये सब कुछ वैसे ही है। अभी जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला कि भाई ये अलजेब्रिक सम होता है ऑफ द एटॉमिक मास, यहाँ पे भी वही करना है, बस यूनिट क्या लगाना है, ग्राम पर मोल या फिर ग्राम। जैसे हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 ग्राम, CO2 हो जाएगा 44 ग्राम, वाटर हो जाता है 18 ग्राम, अमोनिया हो जाएगा 17 ग्राम, मीथेन हो जाएगा 16 ग्राम। जस्ट ऐड कर करके लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आपको बस ये समझना है, अगर किसी के दिमाग में बच्चे ये आ रहा है कि यार ये AMU कैसे ग्राम हो गया, तो ध्यान से देखो भाई। अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अगर मैं पूछूं कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, तो अगर तुम इसको ऐड करोगे, कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना हो गया, 48 हो गया। ऐड कर दोगे बेटा इसको 100 हो जाएगा, ये 100 AMU हो जाएगा। अब इसी का अगर आपसे पूछा जाए मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इतना हो जाएगा, कितना, 16 AMU को मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से, मतलब एक मोल क्वांटिटी से, तो इसका मोलर मास निकल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, 100 AMU, और ये जो Na होता है ये 1/AMU ही तो है, यूनिट ग्राम में लगा। तो अब यहाँ पे देखो AMU बराबर 1/Na, तो बस AMU से AMU कट गया तो 100 ग्राम। तो आप देख पा रहे हो कि क्योंकि जो AMU और मोलर मास और जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम वैल्यू, बस यूनिट का फर्क है। आपको क्या करना है, AMU हटा के ग्राम लगा देना है, AMU हटा के क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। तो इस तरीके से आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर पाओगे, राइट बेटा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखो कब निकाला जाता है, देखो पहली बात, व्हेन आइसोटोप एग्जिस्ट, आइसोटोप्स एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं ना, तब एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन का, एग्जांपल क्लोरीन। ओके, देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप है, 1735 और एक है 1737, दो आइसोटोप है। अब क्लोरीन 35 का क्या है कि इसका जो नेचुरल अबंडेंस होता है वो होता है 75%, और क्लोरीन 37 का जो नेचुरल अबंडेंस होता है वो होता है 25%, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकलता कैसे, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू जो इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस, जितने भी आइसोटोप्स है, 2 है 3 है, इसको करते चले जाना और उसको ऐड कर देना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे क्लोरीन के केस में यहाँ पे 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो एक देखो 35 एटॉमिक मास वाला जो है वो 75% है, तो 75/100 हो गया, प्लस जिसका मास 37 है वो 25% है, 25/100 हो जाएगा,
इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व। ध्यान से देखो, 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो इसका मतलब ये आ गया 105 अपॉन में 4। इधर देखो 25 1 जा, 25 4 जा, दिस वन इज 37 अपॉन में 4। 4 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 105 प्लस 37 142 अपॉन में 4, और ये आया बेटा जी 35.5। और यही कारण है कि अभी जब मास लिखा था, ये देखो पहले वाले पेज पे, यही कारण है कि जो क्लोरीन का जो यहाँ पर जो मास लिखा है, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट में मेंशन किया है। कारण यही है कि क्लोरीन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो मास जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सबके एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकला क्लोरीन का 35। सिमिलरली हम और भी एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। जैसे एक होता है ब्रोमीन का। अगर हम ब्रोमीन का केस देखेंगे तो ध्यान दो, यहाँ पर ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन 3579 एंड ब्रोमीन 3581। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ब्रोमीन के जो दोनों आइसोटोप्स है, दोनों का जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 50-50% है। तो इनका जब एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं तो ये बहुत इजी रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक एटॉमिक मास 79 इंटू इनका परसेंटेज 50/100 प्लस इसका 81 इंटू 50/100, तो इजी इसलिए हो जाता है। देखो 79 1/2 हो गया, प्लस 81 इंटू 1/2 हो गया, तो कहने का मतलब है 79/2 प्लस 81/2, तो आंसर आ गया बेटा 160/2, दैट मीन्स 80 इसका आंसर आ गया। तो आपको क्या दिया रहेगा, रिलेटिव अबंडेंस दिया रहेगा, और उसका मास आपको आइसोटोप में ही दिख जाएगा कि ऊपर में इनके मास क्या है, और वहां से आप निकाल लोगे। क्लियर है? ओके। ये बेटा जी कार्बन का है। कार्बन का इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ये आप लोग करके एक छोटा सा काम करो, इसका कमेंट में आंसर लिख देना कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, बिल्कुल सबको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन का। देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपने वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, वाटर से इजी लेते, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टडी कर रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ये होता है 44 ग्राम। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें से कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 ग्राम का, और रिमेनिंग 32 ग्राम कंट्रीब्यूशन किसका है, ऑक्सीजन का। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो बहुत इजी है। देखो कार्बन का निकालना है तो कार्बन है कितना, 12 है, टोटल मास कितना है 44 है, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये 6 पे गया, ये 22, ये 3, ये 11, 300 अपॉन में 11। इसको बच्चे अगर डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा कि 11 2 जा 8, 7 जा 3, 2 जा 8, मतलब 7, 6 जा समथिंग, इतना परसेंटेज इसका निकल के आ जाए। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो ये देखो कितना आसान है। ऑक्सीजन का एक्चुअली आपको सॉल्व भी नहीं करना, 100 में से जो बचा हुआ परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का ही होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर में या कंपाउंड के अंदर में 2 ही एटम है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। अब इसको जब माइनस करोगे ये आ जाएगा 72.74%। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल कौन सा ले लेते, थोड़ा बड़ा वाला ले ले, एक ये वाला लेते, सोडियम सल्फेट ले लेते, Na2SO4, Na2SO4। तो इसका जो मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास हो जाएगा, देखो 2 सोडियम है तो 2 इंटू में एक सोडियम का 23 होता है, सल्फर 32, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 इंटू में 16, 46 प्लस 32 प्लस 64। राइट, तो
इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 6 3 9 4 13 130 प्लस 142 ये आ गया। अब आपको परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है पहले, फिर परसेंटेज ऑफ सल्फर भी निकालना है, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना है। तो सोडियम का निकालने के लिए देखो सोडियम कितना है 46 है, देखो 3 है ना, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सोडियम जो है ये 46 है, सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 64 है। सोडियम का देखो कितना होगा 46 अपॉन में 142 इंटू में 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सल्फर का कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 142 इंटू में 100, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 142 इंटू 100। ठीक है, तो एक काम करते हैं सल्फर का पहले निकालते हैं, सल्फर का निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 1671, तो ये आ गया हमारा 1600 अपॉन में 71। इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 22.8% निकल के आ जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है तुम देख रहे हो 32 से यहाँ पे ऊपर में 64 आया, जस्ट डबल हुआ है, तो ये वैल्यू भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45.6। और ये कितना आ जाएगा 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो 22.8 प्लस 45.6, 100 माइनस ये हो गया 68.4%, तो ये आ गया 31.6। तो ये थोड़ा सा हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट एक्चुअली कंसेप्ट समझो आप। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स है सबका परसेंटेज निकालना है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स बना सकते हो साथ के साथ ही। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं अभी। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, पहले आप समझो क्या होता है। देखो जो केमिकल फार्मूले होते हैं ना, केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला दो टाइप्स में होते हैं। केमिकल फार्मूला दो टाइप्स में होते हैं, एक मेरा होता है एम्पेरिकल फार्मूला और एक होता है बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो टाइप्स में होते हैं, एक केमिकल फार्मूला होता है, एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम देता है हमें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स जो कि मॉलिक्यूल में होते हैं उसके बारे में आइडिया बता देता है, और ये सिंपल रेशियो बताता है, सिंपल रेशियो के बारे में जो है वो आइडिया दे देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज। बेटा देखो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, एक्चुअल फार्मूला, वो आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही इजी एलिमेंट है। देखो ग्लूकोज के दो फार्मूले होते हैं, जिसमें से C6H12O6 ये इसका एक्चुअल फार्मूला है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। CH2O ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। आप देख रहे हो ना कि 6 कॉमन आ रहा था तो 6 से आपने काट दिया, तो जो सिंपल रेशियो है वो आपको एम्पेरिकल फार्मूला से पता चल जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मतलब जो सुनो, जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास वो भी n टाइम्स होगा, मतलब जितना आप कॉमन निकाल पा रहे हो वही हो जाएगा, तो n इंटू में एम्पेरिकल मास हो जाएगा, एम्पेरिकल मास। तो अगर n निकालना हो तो कुछ नहीं करना, देखो मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड हो जाएगा किससे? एम्पेरिकल मास से।
एम्पेरिकल मास से जस्ट उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया बेटा? ये देखो, तो ये निकल के आ गया। मतलब अगर फाइनली लास्ट में ये भी करना होता है कि बताओ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ क्या, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ नहीं है, जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एम्पेरिकल फार्मूले को, और n निकालोगे कैसे, n इस तरीके से निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। तो ये आपका जो है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये आपका फाइनल फार्मूला है। अब बेटा जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो इसी में कर ले। आपको एक तरह से टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को करना होगा, है ना। बिना टेबल बनाए क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। तो टेबल कैसे बनानी है उस चीज को देखो। यहाँ पर 3-4 कॉलम होते हैं क्वेश्चनों को करने में। पहला वाला होता है एलिमेंट का कॉलम, दूसरा वाला होगा कि परसेंटेज, ये जो मास परसेंटेज है वो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, और तीसरा वाला होगा यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है इनका। चौथा जो कॉलम होगा वो रेशियो का कॉलम होगा। रेशियो मतलब कि मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास वाला। और अगर ये रेशियो सिंपल रेशियो नहीं आया तो एक और कॉलम बन जाएगा। तो फिलहाल अभी उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप ही वो हो जाएगा। एक सेकंड। इस तरीके से आप करोगे तो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। हाँ बेटा देखो, जो जो एलिमेंट्स है वो लिखते चले जाते हैं इसमें। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 4.07% है, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%। ये परसेंटेज हमने मास परसेंटेज ले लिया। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो रेशियो निकालना है, इस वाले को इससे डिवाइड करना है। तो क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4.07 ही रहेगा। अब 24 को अगर 12 से डिवाइड करो, 24.27 को, तो वैल्यू देखो, ये 2 पे, तो आप देख पा रहे 2.02, और 71.65 को 35.5 से करना है। तो ये भी लगभग देख लो जस्ट डबल हो रहा है, तो ये 2.01 आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत होगी, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, तो आई नहीं। तो अब एक कॉलम और बनाओ, अगर कभी कभी नहीं आए तो आप एक कॉलम और बनाओ और यहाँ पे लिखो सिंपल रेशियो या फिर सिंपलेस्ट रेशियो, राइट, सिंपलेस्ट रेशियो। अब जो सबसे छोटा वाला उससे डिवाइड कर दो। तो अगर तुम 2.01 सबसे छोटा है, इससे इन तीनों को डिवाइड करते हो तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ये लगभग 1 ही रहेगा और ये जो है लगभग 2 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में जो आया है ना सिंपलेस्ट रेशियो, ये आपका रेशियो ऑफ एलिमेंट आ गया, किसका, हाइड्रोजन, रेशियो कार्बन, रेशियो क्लोरीन। तो ये हो गया हमारा 2:1:1। तो इसका मतलब बेटा जी एम्पेरिकल फार्मूला, यस, एम्पेरिकल फार्मूला देखो क्या आ गया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है। नाउ मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ आपको, मॉलिक्यूलर मास से आप n निकाल लोगे। n देखो कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर n निकालना मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। तो n निकल जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पे कितना है 98.96,
और एम्पेरिकल मास अगर यहाँ से काउंट करोगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन 35.5, तो दोनों ऐड करोगे तो ये हो गया 49.5, ये हो गया 49.5, और इसको बेटा डिवाइड करोगे तो लगभग 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लेना है, लगभग वगैरह। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि n कितना है 2, n कितना है 2, तो एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से कर दो तो ये CH2Cl है, तो ये हो गया C2H4Cl2, ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में आप सबसे पहले देखो कि आप मोल निकालते कैसे। टोटल 3 तरीके होते हैं बेटा मोल निकालने के, हम तीनों तरीके लिखते हैं। मोल को हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं, और ध्यान से देखो n निकालने के लिए आप गिवन मास अपॉन में मोलर मास, एक फार्मूला आप ये यूज करते हैं। n निकालने के लिए आप नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, एक फार्मूला आप ये यूज करते हैं। n निकालने के लिए आप वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, नीचे में ये लीटर है, तो एक ये फार्मूला आप यूज करते हैं। वॉल्यूम भी आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, बट इसकी एक कंडीशन है, फॉर गैस ओनली, फॉर गैस एट STP। ये तरीके हैं मोल को कैलकुलेट करने के। आपसे अलग अलग घुमा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। डायरेक्ट मोल निकलवा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलवा सकते हैं, पार्टिकल सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं। तो वो सब चीज़ें जब मैं क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहाँ पर आपको देखेंगे वेराइटीज़। ठीक है, अभी क्योंकि ये थ्योरी वाली वीडियो है तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मान लो कि आपके पास 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सल्फर और नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ सल्फर, ये सारी चीजें निकालनी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सबसे पहली बात मोल्स निकालते हैं इसमें। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला है गिवन मास, तो 49 दिया है, और H2SO4 जो ये जो मॉलिक्यूल है आपके सामने में यहाँ पर H2SO4, इसका अगर मोलर मास तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 2 + 32 + 64, तो बेटा आप देख पा रहे हो ये 98 हो गया। तो नीचे में आप 98 लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.5। ये 0.5 मोल निकल के आ गए H2SO4 के। नाउ अब ये देखो आप, एक मोल बराबर कितने होते हैं? एक मोल बराबर Na पार्टिकल्स, मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर। बट ये आपका एक मोल नहीं है, ये कितना है? ये आधा मोल है। तो आधा मोल बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 Na हो जाएगा। जब एक मोल में Na, तो आधा मोल में कितना? आधा Na, हाफ Na। सो अच्छा, Na की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जो Na की जो वैल्यू थी वो 6.022 × 10⁻23, इसको हमने पीछे ही देखा था, आपने नोट्स में होपफुली लिख लिया होगा। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, है ना? इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं आगे। अब देखो आपको क्या क्या निकालना था। आपको निकालने हैं तीनों एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो आप देखो बेटा जी, अगर एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, सिंपल, अगर यहाँ पर देखो एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। बट आपके पास कितने हैं टोटल? 0.5 NaH2SO4 है। यस, समझ आ रहा है? 0.5 NaH2SO4, ये बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 है एक में, और ये 1, ये 4 है और ये 1 है।
इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.5 Na, तो ये हो गया Na, 0.5 Na, तो ये हो गया 2 Na, और 0.5 Na, ये हो गया 0.5 Na। तो ये इतने मॉलिक्यूल है ना, अवोगाड्रो नंबर डाल डाल के वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर ऐसा बोला जा रहा है, मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, वाटर ये है कितना ले लेते हैं, 18 ग्राम ले लेते हैं, तो मोल कितना हो जाएगा, 18 ग्राम गिवन मास, और वाटर का H2O का जो मोलर मास था वो भी 18 ही था, तो कितने मोल आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा बोल दे कि हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन कितने बेटा, देखो एक में 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर सबसे पहली बात देखो, 1 मोल बराबर कितना होता है, Na पार्टिकल होते हैं, तो Na मतलब Na वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो Na में कितना हो जाएंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ गया ये 2 Na, और ये आ गया सिंपल Na। तो 2 Na पार्टिकल और Na पार्टिकल, सिंपल, इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? और आगे मान लो कि इसमें और थोड़ा सा घुस जाए अंदर, मतलब मैं कह रहा हूं कि एकदम तबाही मचा दे, तो इनमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी कैलकुलेशन पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनाना, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, लेकिन आपके पास तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 0। अब आओ ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के पास तीनों ही 8 होते हैं, ये भी 8, ये 8, ये 8, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और जो एटॉमिक नंबर वही उसके प्रोटॉन्स, तो 8 प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सिंपली ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पास 8 8 सब में ऐड कर दो, तो अब ये वाटर में निकल गए टोटल 10 10 और 8। ये बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन आपको कितने मॉलिक्यूल है, आपके पास 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल है, तो बेटा जी इसको Na से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो आप बैक करके फिर से इस चीज को सुनो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करो, इसकी एक शॉर्ट वीडियो में छोटी सी 2-3 मिनट की वो प्रॉपरली ले आऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत अच्छा और सबसे बेहतरीन टॉपिक पे आ रहे हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को समझो। लिमिटिंग रिएजेंट केमिकल रिएक्शन में वो स्पीसीज होता है जो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हाँ इसमें लिखेंगे स्पीसीज which get completely consumed during the reaction, which get completely consumed during the reaction। एक बात ये होगी, दूसरी बात जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है governs the chemical reaction, मतलब जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रहता है तब तक ही रिएक्शन चलती है, अदरवाइज रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, मेनली तो यही 2 चीजें,
अब एक और चीज समझो, मान लो एक रिएक्शन है ए, एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स जो मैंने आगे में लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 4 लिखा है, ये नंबर्स होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे लगा हुआ हो, आगे वाला जो नंबर होता है उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समझ में आ गई बात। और एक और वर्ड होता है, एक वर्ड होता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो एक ये नंबर होता है। अब ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है जो स्टोइकियोमेट्रिक जो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये एक फार्मूला होता है, मतलब अगर मान लेते हैं कि इसके x मोल है और इसके y मोल है, इसके z मोल है, ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर निकालने हो तो इसका हो जाएगा x अपॉन में 2, इसका कितना हो जाएगा x अपॉन में 2। ये मोल है बेटा, है ना, ये चीज क्या है, ये मोल है, x मोल, y मोल, z मोल। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो x अपॉन 2, ये हो जाएगा y अपॉन 3 और ये हो जाएगा z अपॉन में 4। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की मदद से ही चीजों को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से करोगे तो क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व होगा। क्लियर हो गया। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों का आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो n अपॉन में SC। अब देखो इसका काम क्या है, अगर आपको ये फाइंड करना हो कि लिमिटिंग रीजन कौन है, आप देखो मान लेते हैं कि जो लिमिटिंग, सबसे पहली बात लिमिटिंग रीजन कौन होता है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, लिमिटिंग रीजन हैव लीस्ट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। जिसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लीस्ट होगा वो लिमिटिंग रीजन होगा। जैसे अभी मान लेते हैं कि यार ये x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, मान लेते हैं कि ये आपका 10 है और ये मान लेते हैं 6 है, तो यहाँ पर ये 10/2 होता तो ये 5 बन जाता, और ये 6/3 होता तो ये 2 बन जाता। तो ऐसी स्थिति में जो 2 वाला है यही लिमिटिंग रीजन होगा, इसका मतलब जो b है आपका वो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन निकालना तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रीजन होगा। क्लियर हो गया। और जिसका ज्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट, मतलब यहाँ पर जो A है वो हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हो गया, A हो जाएगा एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, यहाँ पर मैंने लिखवाया है कि लिमिटिंग रिएजेंट गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट गवर्न्स द केमिकल रिएक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट हैव लीस्ट, ये समझ में आ गया। स्पीशीज व्हिच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला और तीसरा मैं करवाऊंगा, दूसरे का आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर वीडियो में यहाँ तक आप आए हो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो जरूर इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करना बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो मीथेन क्या होता है, CH4, और कंबशन रिएक्शन है तो मतलब O2 के साथ में रिएक्शन है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये CO2 प्लस वाटर। एक बार बैलेंस देख लो, बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि बैलेंस नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज बैलेंस।
आपको बोला गया है कि मीथेन जो है वो 16 ग्राम है, एक्चुअली कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है, तो ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में ही रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में ही रहेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो एक चीज देखो, सीधे सीधे हम देखते हैं ना, देखो ये लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो एक्सेस में ही होगा, तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन जो वाटर है इसके जो मोल्स है वो x मोल्स है, लेट। देखो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, देखो मोल निकाल लो मीथेन के, 16 अपॉन में 16, मोल तो 1 ही आ गया बेटा, और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के लिए आप 1 डिवाइडेड बाय में क्या करो, 1 ही रहेगा, तो 1 है। तो आपको क्या करना है, मोल ऑफ ये निकालना, वाटर निकालना है ना, तो मान लेते हैं कि वाटर जो है वो x ग्राम, मोल निकालना क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो x ग्राम मान लिया, तो इसका मोल x अपॉन में 18 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो x अपॉन में 18 बाय 2, मतलब वो ये हो गया x अपॉन में 36, x अपॉन में 36। तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व तो हो गया, अब इसमें बचा ही क्या, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ CH4 बराबर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वाटर, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वाटर कितना है, ये 1 है, इसका कितना है x बाय 36 है, तो 36 ग्राम बराबर x, तो ये आ गया मास ऑफ वाटर इन दिस रिएक्शन, x बराबर में 36 ग्राम, दिस इज द आंसर। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं अभी करवा रहा हूं आपको, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो खुद करोगे आप लोग, इसको हम लोग थोड़ी जगह बना लेते हैं, राइट। देखो एक रिएक्शन है, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो किलोग्राम है, किलोग्राम में ना करते हुए आप ग्राम लेके इसको सॉल्व करो, आखिरी में आंसर आप किलोग्राम में दे देना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप पहले स्टेटमेंट डाल सकते हो कि लेट, कि आप लेट स्टेटमेंट डालने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे डाल दो कि फॉर कैलकुलेशन we take only 50 ग्राम एंड 50 ग्राम एंड कितना था 10 ग्राम, ठीक है, और लास्ट में आंसर को हम किलोग्राम में लिखेंगे, एक्चुअली आपने हजार से डिवाइड कर दिया। पहले रिएक्शन लिख लेते, देखो N2 का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में और अमोनिया फॉर्म हो रहा है, N2 प्लस हाइड्रोजन, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 3 से, तो ये बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको काम है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, सो दैट कि आपको पता चले कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते पहले, देखो ये है 50 ग्राम और दिस वन इज 10 ग्राम, तो n निकल जाएगा, n ध्यान से देखो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 14, ये n हो गया, और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी इसका यही आएगा क्योंकि आगे तो 1 है ना, तो 50 अपॉन में 14, 25 अपॉन में 7, ये स्टोइकियोमेट्रिक इसका है। n इसका देख लो 10 बाय में 2, हाइड्रोजन का मास होता है 2, 3 नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना, तो 5 से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हो गया बच्चे 5 अपॉन में 3। अब ध्यान से देखो कि 5/3 और 5/3 और 25/7 में बड़ा कौन है, तो 5/3, तो ये तो हमें पता ही है कि ये 1.66 होता है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, 25 को 7 से डिवाइड करो, एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो थोड़ा सा मैंने कम लिख दिया है, 28 होता है, नाइट्रोजन का मास जो होता है वो 20, एक्चुअली जो 17 और 14 होता है सिर्फ नाइट्रोजन एटम का, यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल है, तो आपको 28 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 28 14 से डिवाइड होगा,
14 से डिवाइड होगा तो 14 1 जो 14 11.0 और 14 पंजे 70। देखो 1.7 जा रहा है और ये 1.66 है, तो इसका मतलब आपको दिख ही रहा है कि जो हाइड्रोजन जो है वो तो कम वैल्यू आ गई। देयरफॉर जो हाइड्रोजन है H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था आगे? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है H2 आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस। एक बार जब अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को गवर्न करता है, तो आप कह सकते हो कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन बराबर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ अमोनिया। तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना? 5/3 है। अमोनिया का कितना है? अमोनिया का पता नहीं। देखो x ग्राम इसका मास मान लो, तो इसके मोल आ जाएंगे x/17, तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे x/2 से और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 34। तो आप यहाँ पे इसको डाल दो 34, तो ये हो जाएगा x बराबर में 34 × 5/3, मतलब ये हो गया 170/3। इसको डिवाइड कर दोगे 3 × 5 = 15, 170/3, 5 × 15, ओके 56.6 ग्राम। ठीक है, और हमने क्या किया था स्टार्टिंग में? किलोग्राम की जगह ग्राम ले लिया था, तो एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्या? NH3 बराबर इसी को किलोग्राम कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो इजी करने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिया था। ठीक है, तो आप लिखते जा रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, नोट्स बनाते जाइए। और वैसे तो PDF इसका मैं टेलीग्राम पे या फिर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे आपको अपलोड मिल जाएगा ये। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, नाउ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सिंपल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन कहते हैं। कई टाइप के कंसंट्रेशन है, जैसे मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। देखिए मास परसेंट क्या होता है? अगर आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया है तो ये सिंपल होता है, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को आपको ऊपर रखना है, नीचे में आप रखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों? क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे बेटा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा आंसर। मोल फ्रैक्शन, अब मान लो कि एक कंटेनर है या फिर एक मिक्सचर है, ये लो ये मिक्सचर है, इसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, एक है A और एक है B। तो A के मोल है Na और B के मोल है Nb। तो जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अच्छा मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब काई A, तो मोल ऑफ A अपॉन में मोल ऑफ A प्लस में B, ये हो गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B
बराबर मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो इसके बारे में। यूनिट लेस। दूसरी बात याद रख सकते हो कि आप एक्स ए प्लस एक्स बी करते हो तो ये 1 हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियरली, इसको इधर रख देते हैं। तो ये दो बात इसके बारे में याद रख सकते हो कि अगर सम ऑफ मोल फ्रैक्शन करते हो तो 1। ठीक है, ओके। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के बारे में बेटा एक दो चीज देखो। मोलैरिटी, पहली बात है कि मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो यहां पे लिख देता हूं, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि यूजुअली ये ml में होता है तो N2 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। SI यूनिट की अगर बात किया जाए तो ये मोल पर लीटर बन जाएगा। और ध्यान से देखो कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में हमें दो बातें और पढ़नी होती है। दो बातें और क्या पढ़नी होती है वो ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दो बातें कौन सी है, दो बातें कौन सी है वो देखो यहां पर। ओके, देखो एक चीज है मिक्सिंग, एक चीज है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, और एक चीज है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से एक सॉल्यूशन है, ये लो, इसमें HCl भरा पड़ा है इसी कंसंट्रेशन पे, तो आप इसमें जब वाटर ऐड करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन, राइट। डाइल्यूशन करने के बाद देखो इनिशियली इसका मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और n जो है नंबर ऑफ मोल वो n1 है। आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो मतलब वाटर ऐड कर रहे हो ना, वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है बेटा, और वाटर ऐड कर रहे हो तो आपका मोल्स तो चेंज हो नहीं रहा, तो डाइल्यूशन पे ये क्या हो जाएगा, ये m1v1 बराबर m2v2 हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया आप सोचो, इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल होगा यहाँ पर, क्यों, आपने ऐड तो किया है वाटर, तो आपका क्या ये वाला मोल चेंज होगा, आंसर है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डाइल्यूशन का ये एक फार्मूला बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि एसिड वगैरह या बेस है, इसके अंदर में वाटर सिर्फ ऐड हो रहा है, तो कंसंट्रेशन का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। मिक्सिंग वाले देखो दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, सॉरी सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम M3V3 जिसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन M3 और वॉल्यूम V3, तो ये हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2, तो ये इसका फाइनल कैलकुलेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर हो गया। और मोलैरिटी, मोलैरिटी का भी फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और यूजुअली ये ग्राम में होता है तो इसलिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो मोल पर केजी होता है। ठीक है बेटा, तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कंसंट्रेशन के। A solute is prepared by adding 2 ग्राम, ये 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। एक सेकंड, 3 क्वेश्चन है, इसको करेंगे पहले। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। A solution is prepared by adding 2 ग्राम सब्सटेंस। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट
बेटा देखो सॉल्यूट तो इसमें ए है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ये 2 ग्राम ऐड कर रहे हैं, वाटर 18 ग्राम है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 20 ग्राम, राइट। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी क्या बताया था पिछली स्लाइड में? सॉल्यूट का मास ऊपर रखना है, सॉल्यूशन का मास नीचे रखना है और इनटू करना है 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 10%। सेकंड मोलैरिटी पे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, इसको खुद करेंगे आप लोग, आंसर कमेंट पे बताना है, ठीक है? कमेंट तुम लोग जरूर करना है ना, थोड़ा सा मोरल अप होता है इससे, वीडियोस बनाने में कुछ व्यूज वगैरह गूगल एक्चुअली एल्गोरिदम को कैच करता है इससे। तो अगर आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करो, और मेन है आप कमेंट ज़रूर करो। कमेंट में आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता है और एक चेक भी हो जाता है कि बच्चा कर रहा है तो ठीक है, सीरियसली करो, ठीक है? वीडियो तो बहुत सारी आपको मिलेगी, लेकिन आपको इस तरीके से डेडिकेटेड आपको कम ही वीडियो मिलेंगे जिसमें इधर उधर का फालतू का जाम जुम नहीं है, नॉर्मल जो पढ़ाई की बात है वही करी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है? आपको दिया हुआ 3 मोलर, मोलैलिटी दे रखी है, डेंसिटी दिया हुआ है और कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, एक्चुअली मोलैलिटी गिवन है, मोलैरिटी निकालना होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। ये आपकी क्लास 11, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा। ओके, मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी निकालना है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपको मोलैरिटी गिवन, कैपिटल एम, ठीक है? ओके, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूट जो है आपको 3 मोल है, 3 मोल है, और जो सॉल्यूशन जो है आपका वो 1000 ml है, क्योंकि मोलैरिटी है ना, पर लीटर डिफाइंड होता है। तो 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस। ओके ओके, नाउ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है? 1.25 इनटू में वॉल्यूम 1000, तो ये हो गया 1250 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मास है। अगर आपको याद हो मोलैलिटी के लिए जो डिनोमिनेटर में यहां पर देखिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब यहां पर देखो सॉल्यूशन का मास आ गया, इसी में से कुछ मास होगा सॉल्यूट का और कुछ मास होगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का मास निकल सकता है। देखो सॉल्यूट है क्या बेटा? सॉल्यूट अगर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ोगे, सॉल्यूट अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो सॉल्यूट जो है वो है NaCl, ठीक है? सॉल्यूट क्या है? NaCl। और NaCl कितना है? 3 मोल है। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 3 इनटू में मोलर मास ऑफ NaCl, तो 23 प्लस 35.5, तो ये हो गया 58.5, ये वैल्यू होगी 58.5 बराबर में W। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 5 3 अटे 24, 25, 3 5 15, 2 17, 175.5 ग्राम। सॉल्यूट कितना आ रहा है? 175.5 ग्राम। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं बेटा, ये 176 होगा, 176.5 ग्राम। 3 5 15, 3 8 3 5 15, 3 8 24,
नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 175.5 ग्राम 175.5 ग्राम ये वैल्यू होगी। अच्छा इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया 1074.5 ग्राम। तो आपको निकालना था मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट होता है जो कि 3 मोल है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 और इनटू में 1000, तो 3000 अपॉन 1074.5 ग्राम। ये आप डिवाइड कर लो तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पीछे का जो मेन पोर्शन है वो तो खत्म हो गया। अब ये स्टार्टिंग की चीजें इस चैप्टर की जो कि छोटी छोटी और जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो आपका 1 आवर से ज्यादा का हो चुका है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं इसको। सिग्निफिकेंट फिगर, आप एक चीज देखो, पहले एक दो टर्म समझना पड़ेगा आपको, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और ये मतलब है क्लोजनेस इन ऑल वैल्यू, इन ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू में क्लोजनेस। ठीक है, क्लोजनेस इन ऑल द वैल्यूज। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर ये आर्चरी का गेम है, 5 बार निशाना लगाना है। मान लो कि ये इस तरीके से निशाना लगाया किसी बच्चे ने इस तरीके से निशाना लगाया है, और किसी बच्चे ने ऐसे निशाना लगाया। अब ये देखो, यहां पर क्या देख रहा है कि हाँ जहां पे मारना वही निशाना लगा है, तो ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट एज वेल एज प्रीसाइज, दोनों ही है। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा इस लड़के को या फिर इस बच्चे को, नॉट लड़का ओनली, इट कैन बी लड़की ऑल्सो। ये है प्रीसाइज ओनली। तुम देख रहे हो कि जितने भी थ्रू है वो लगभग एक ही जगह के आसपास झूल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर देखो, ना तो एक्यूरेट, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रीसाइज, दोनों में से कुछ भी नहीं है, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रीसाइज। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, इट इज द सम ऑफ द ऑल सिग्निफिकेंट, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज एंड एक जो है थोड़ा अनसर्टेन, ऑल द सर्टेन डेटा, ऑल, एक सेकेंड, ऑल सर्टेन डेटा प्लस 1 अनसर्टेन डेटा। ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन होता ही है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल सर्टेन वैल्यूज एंड 1 अनसर्टेन वैल्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स क्या कहते हैं? देखो, सारे ऑल नॉन जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं आर सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आर, एक यहां पर आप नॉट लगा लो इसको। ठीक है, जैसे कि ये चीज है बेटा, अगर 123 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यही चीज अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 12300, तो ये ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे वाले जो जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो अभी भी इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा लिखा हो तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा नॉन जीरो के बीच में, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
ट्रेलिंग जीरोस, अब ये भी ट्रेलिंग जीरो है, ये भी ट्रेलिंग जीरो, लेकिन बेटा डेसिमल के राइट साइड में देखो, अगर बेटा अगर ऐसा हो 0.0013200, तो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, तो मतलब टोटल में गिनेंगे तो 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0.0100100 ऐसा, तो ये पहला वाला ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो अभी कितने 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नॉन जीरो से जो शुरू पहले वाले जितने भी जीरोस होंगे, बेशक वो डेसिमल के राइट साइड में वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये ट्रेलिंग वाले सारे हो जाएंगे। 10 की पावर अगर कुछ है x वगैरह, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। जो इनफाइनाइट कोई भी कमोडिटी है, मान लो 1 दर्जन बनाना है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाता है। आगे चलते हैं। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट समझ लो जरा। अगर आप जब राउंडिंग ऑफ करते हो, मान लो ये 2 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको इस पोजीशन पे राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, इस प्लेस पे। हाँ बेटा, अगर आपका राइट साइड वाला ये वाला नंबर जिसको आपको करना है, उसके राइट वाला ये वाला, थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, इसकी बात कर रहे हो,